तो बच्चों वैलेंटाइंस डे आने वाला है और हमें कुछ रिलेशंस की बातें करनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? अरे शर्मा गए यार आप तो। मैं किस रिलेशन की बात कर रहा हूं? उस रिलेशन की बात नहीं कर रहा जिससे आपको सिर्फ दुख और दर्द मिलता है। मैं उस रिलेशन की बात कर रहा हूं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, जिससे आपको इज्जत मिलता है, जिससे आपकी अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ेंगी। तो मैं बात कर रहा हूं अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की। तो बच्चों चलो समझते हैं इस नए चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन को एक नए उत्साह और उमंग के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल विद्यारंभ में। तो बच्चों लाइफ में ना रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में हो, चाहे वो अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में हो, चाहे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में हो। रिलेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंस है रिलेशनशिप का, रिलेशंस का। कैसे? अगर मैं आपसे कहता हूं ए इज लेस देन बी, तो इसका मतलब है ये एक रिलेशन है ए और बी के बीच में। दो पेयर, एक पेयर ऑफ नंबर लिया मैंने जिसमें कि ए एक नंबर था और बी एक नंबर था। अब मैंने बोला कि ए बी से लेस है, तो एक रिलेशन मैंने फॉर्म कर दिया दोनों के बीच में। मैंने बोला m इज पैरेलल टू n, m एक लाइन है और n भी एक लाइन है, तो मैंने बोल दिया m पैरेलल टू n है, तो रिलेशनशिप फॉर्म कर दिया मैंने उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में मैंने एक रिलेशनशिप फॉर्म कर दिया। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ए एक सबसेट है बी का, ए एक सबसेट है बी का, तो यहां पे ए और बी के बीच में जो रिलेशनशिप था उसका नाम है सबसेट। तो दो ऑब्जेक्ट हमेशा, इससे मेरे को ये समझ आता है कि मेरे को जब भी रिलेशनशिप बतानी हो किसी चीज के बीच में, तो दो ऑब्जेक्ट्स का तो होना जरूरी है, कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, तभी मैं रिलेशनशिप बता पाऊंगा। और वो ऑब्जेक्ट्स एक सर्टेन ऑर्डर में लिखे हो। जैसे कि मान लो कि मैंने बोला कि आप मेरे शिष्य हो, आप मेरे शिष्य हो, तो ये एक ऑर्डर में बोला। आप उल्टा नहीं बोल सकते कि सर हमारे शिष्य है, नहीं, बोलने को तो बोल भी सकते हो, लेकिन वो एक ऑर्डर्ड वे नहीं होता। तो हमें यहां पे रिलेशन में, रिलेशंस जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर, इसके अंदर ना सेट्स, जो चैप्टर हमने पढ़ा था आपका चैप्टर नंबर 1, उसका बहुत ज्यादा योगदान है। अगर आपने सेट्स चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा हुआ तो आपका रिलेशन फंक्शन भी बेकार जाने के पूरे पूरे चांसेस है, आपका वीक हो जाएगा ये चैप्टर। और अगर ये चैप्टर वीक हो गया तो आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स, लेट इट बी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लेट इट बी कैलकुलस, बहुत ज्यादा वीक होने वाला है। और आपको यही चैप्टर आगे जाके 12th में भी मिलेगा। रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर नंबर 1 ही है आपका, तो ये चैप्टर को अच्छे से समझना आपकी मजबूरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं आपसे बात करता हूं कि सबसे पहले एक बात बताओ, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट आपको पता है क्या होता है? किसी भी सेट के अंदर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं तो उसका मतलब होता है वो नॉन एम्प्टी सेट है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है ए, जिसके अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, एक्चुअली दो कलर्स रखे हुए हैं। एक मैंने रखा हुआ है रेड और एक मैंने रखा हुआ है ब्लैक। मैंने यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे पास एक और नॉन एम्प्टी सेट है बी, जिसके अंदर मैंने दो एलिमेंट्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? दो एलिमेंट्स रखे हैं। कौन कौन से? तो आप बोलोगे सर एक आपने शर्ट रखा है, एक आपने शर्ट रखा है और दूसरा आपने पैंट्स रखे हैं। क्या रखे हैं? शर्ट और पैंट्स, शर्ट और पैंट्स रखे हैं आपने, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने कभी इससे पहले ऑर्डर्ड एलिमेंट्स के बारे में सुना है, पेयर ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट्स, सुना तो आपने जरूर होगा, बस आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं, ये मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये मेरे पास दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है, द पेयर ऑफ ordered elements of A and B। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां पे हर एक चीज के ऊपर ध्यान देना। ऑर्डर, पेयर का मतलब आप जो लिखोगे ना वो पेयर में होना चाहिए, मतलब दो ऑब्जेक्ट तो आने ही चाहिए यहां पे। ऑर्डर एक सर्टेन ऑर्डर में होना चाहिए, और वो जो आप एलिमेंट्स को लोगे वो किस सेट से आने चाहिए? आपका ए सेट से और बी सेट से, ठीक है। तो आप यहां पे बोलोगे सर हमारे पास अगर मैं एक पेयर ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट ऑफ ए एंड बी लेना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक ऐसा एक पेयर बनाना पड़ेगा। उस पेयर को हमेशा हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? ए का एलिमेंट होने चाहिए और एक बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो आपने बोला सर अगर मैंने यहां पे ए पहले लिखा है और बी बाद में लिखा है, तो उसका मतलब पहले यहां पे ए का एलिमेंट आएगा, जिसको मैं बोल रहा हूं रेड, और मान लो उसके बाद बी का एलिमेंट आया शर्ट। ये तो एक की बात हो गई, ये तो मैंने बस एक की बात की, एक पेयर की बात की है। लेकिन अगर मैं पेयर्स की बात करूं, पेयर्स ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी की बात करूंगा, तो इसका मतलब वो सारे पेयर्स जो मैं ए और बी से निकाल निकाल के बनाऊंगा,
वो ऑर्डर्ड होने चाहिए। ऑर्डर क्यों? मैंने यहाँ पे ए को पहले बोला है तो ए पहले आएगा ऑर्डर में, फिर बाद में बी आएगा। तो यहां पे आप बोलोगे सर पहला पेयर मेरा बन जाएगा रेड कॉमा शर्ट, रेड कॉमा शर्ट। दूसरा मेरा पेयर बन जाएगा रेड कॉमा पैंट्स। तीसरा पेयर बन जाएगा ब्लैक कॉमा शर्ट। और चौथा बन जाएगा ब्लैक कॉमा पैंट्स। तो यहां पे इसको हम बोलते हैं पेयर्स ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। कितने बने? 1 2 3 4। हमारे पास ऐसे 4 ऑर्डर्स है एलिमेंट्स के, पेयर्स है। ऐसे मेरे पास कितने पेयर्स है? 4 पेयर्स है। कैसे बनाया आपने सर? हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे? तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे? 2 थे। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट कितने हो जाएंगे? पेयर्स ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2। ऑर्डर्ड एलिमेंट कितने हो जाएंगे? ऑर्डर्ड एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2, जो कि 4 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात आगे समझिए। तो बहुत बहुत बेसिक है। अभी अभी हम आगे अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो यहां से आपको एक बात पता चल चुकी है कि ऑर्डर ऑफ द पेयर ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। इसमें जो एक्स होता है ना, पता क्या होता है? मैं बताता हूं एक्चुअली में होता क्या है। आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस तो बनाना सीखा ही होगा। इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं सर, बिल्कुल बोलते हैं इसको, बिल्कुल बोलते हैं। तो यहां पे आप बोलोगे सर कि यहां पे जो x कॉमा वाई है ना, ये एक्चुअली में पता है क्या है? x का मतलब वो सारे एलिमेंट्स, x का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई करेंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई करेंगे। और y का मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो इस वर्टिकल एक्सिस पे लाई करेंगे। क्या बोलते हैं इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को? तो आप बोलोगे सर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। और हम इस वाई एक्सिस को, ये जो वर्टिकल एक्सिस आपको दिख रहा है, इस एक्सिस को पता है क्या बोलते हैं? इस एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि यहां पे जो इस प्लेन पे आने वाले, इस एक्सिस में आने वाले जो भी नंबर्स होंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, और इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो सारे के सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर्स को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ना मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है 1,2 पे, तो उसका मतलब क्या हुआ? मैंने इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस लोकेशन पे 1,2। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो मैंने ये पेयर, जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड एलिमेंट लिखा हुआ है ना, इस ऑर्डर्ड एलिमेंट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है? वो एक्स एक्सिस में आना चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई करता है। तो 1 जो होना चाहिए वो ये वाला 1 होना चाहिए, ये वाला 1 होना चाहिए, जो एब्सिसा होता है या एक्स एक्सिस पे लाई करता है। और जो मैंने यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए? ऑर्डिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डिनेट। और वो 2 कहां पे लाई करेगा? वर्टिकल एक्सिस पे, जो कि ये है हमारा, ये है मेरा वर्टिकल एक्सिस। मैंने बोला कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मैंने 1,2 एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के उस पे मैंने 1,2 पे एक ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया है। तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कहां पर है? तो आप बोलोगे सर 1,2 का मतलब हो गया कि ये, अगर मैं 2 को यहां से एक्सटेंड करूं और 1 को ऐसे पैरेलली वाई एक्सिस के पैरेलल बनाऊं, तो यहां पे एक मीटिंग पॉइंट आ जाएगा। इस मीटिंग पॉइंट को ही बोलते हैं 1,2। क्या बोलते हैं? 1,2। 1,2 बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूंगी 2,1, 2,1 के, तो आप बोलोगे सर 2,1 का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2,1 पे रखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो यहां पर है। ये रहा 2, मतलब कि 2 जो है वो एक्स एक्सिस पे और जो 1 जो है वो वाई एक्सिस पे है। तो मेरा मीटिंग पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2,1। तो आप खुद बताओ क्या 1,2 और 2,1 क्या इस प्लेन में सेम चीज है? नहीं है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये सेम चीज नहीं है। तो इसका मतलब जब भी मैं पेयर ऑफ एलिमेंट्स बनाऊंगा तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स में इसलिए बोलता हूं क्योंकि ऑर्डर मायने रखता है। यहां पे 1 पहले आया, 2 बाद में आया, तो ये बना। जब 2 पहले आया और 1 बाद में आया, तो ये मेरा पॉइंट बना।
तो यहां पे इसलिए हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स, समझ रहे हो। तो यहां पे बच्चों दो मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब वो सेट होता है जिसके अंदर मैंने कुछ ना कुछ रखा होता है, मतलब वो खाली नहीं होते, नल नहीं होते, एम्प्टी नहीं होते। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स, मुझे बताओ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी क्या बनेगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे मैंने ऑर्डर्ड क्यों बोला, ऑर्डर्ड इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपको अभी भी समझाया कि ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट होता है। और पेयर्स क्यों बोला कि हर जो नंबर है वो आपको पेयर्स में लिखने, जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर के उसको आपको पेयर्स में ही रखने हैं। और ए एंड बी मतलब कि ए पहले आना चाहिए, ए के एलिमेंट पहले आने चाहिए और बी के एलिमेंट बाद में आने चाहिए। तो यहां पे आप बोलोगे सर ऐसे कौन से पेयर्स बन जाएंगे, तो रेड बी, रेड कॉमा बी एक पेयर बनेगा, रेड कॉमा बी एक पेयर बनेगा, रेड कॉमा सी एक पेयर बनेगा, रेड कॉमा सी एक पेयर बनेगा, रेड कॉमा एस बी एक पेयर बनेगा, रेड कॉमा एस, रेड के तो खत्म। अब ब्लू कॉमा बी बनेगा, क्या बनेगा, ब्लू कॉमा बी बनेगा, ब्लू कॉमा बी। देखो ए सेट के सारे एलिमेंट्स को मुझे पहले रखना है इसमें, ब्लू कॉमा बी, ब्लू कॉमा सी। अब क्या आ जाएगा, ब्लू कॉमा सी और हमारा लास्ट ब्लू कॉमा एस, ब्लू कॉमा एस। तो ये क्या हो गए, ये सारे हमारे हो गए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। क्या हो गए हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। आप बोलोगे सर यहां पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, दो एलिमेंट्स थे, और यहां पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, तीन एलिमेंट्स थे। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे n ऑफ a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट b को मल्टीप्लाई किया, जो कि 2 इंटू 3 6 के बराबर हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा हमें इन पॉइंट्स को ना, इसे हमें ना प्लेन पे रिप्रेजेंट करना। तो प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको मैंने दिखाया कि प्लेन कैसा होता है। तो जो यहां पे लिखा होता है ना वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दो पॉइंट्स होते हैं जो फर्स्ट लिखे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आएगा, रेड आएगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आएगा, ब्लू आएगा। ठीक है जी। और वर्टिकल एक्सिस पे क्या आता है, वर्टिकल एक्सिस पे सेकंड जो मेरे एलिमेंट्स होते हैं ये सारे वर्टिकल एक्सिस पे आते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां पे बी कॉमा, ये बी और सी और ये एस, ये तीनों यहां पे आएंगे। तो बी सी और एस, यहां पे बी सी और एस ये रहे मेरे। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि रेड और बी वाला पेयर दिखाओ तो ये है, रेड और बी वाला जो कनेक्शन है वो ये वाला कनेक्शन है। अगर मैं बोलूंगा रेड और सी वाला बताओ तो रेड और सी वाला जो पॉइंट है वो ये है, मीटिंग पॉइंट जो है वो ये है। अच्छा रेड और एस जो मेरा पॉइंट है इसको लोकेट करो प्लेन पे, तो आप बोलोगे सर रेड और एस वाला पॉइंट ये है मेरा प्लेन पे, रेड और एस। मैंने ये बोला कि ब्लू और बी वाला जो लोकेशन है वो कहां पे आएगा, इस प्लेन में ब्लू और बी कहां पे लाई करेंगे। तो आप बोलोगे सर बी को ना हमें आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा और बी यहां पे आगे मिल जाएगा, और ब्लू को हम एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ, ब्लू और बी यहां पे आके मिल जाएंगे। ऐसे ही हमें सी को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा और ब्लू और सी यहां पे आके मिल रहे होंगे। ऐसे हमें अगर ब्लू और एस के बीच में हमें रिप्रेजेंट करना है एक प्लेन में, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, इस लोकेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो आप बोलोगे सर एस को मैंने ऐसे एक्सटेंड करा, पैरेलली एक्सटेंड करा, और यहां पे मैंने ब्लू को ऊपर इससे मिला दिया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा ब्लू कॉमा एस को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा, ब्लू कॉमा एस वाला। ये कौन सा पॉइंट होगा, ब्लू कॉमा सी वाला। ये कौन सा पॉइंट होगा, ब्लू कॉमा बी वाला। ठीक है, ऐसे यहां पे ये कौन सा पॉइंट होगा, रेड कॉमा बी। ये कौन सा पॉइंट होगा, रेड कॉमा सी। और ये कौन सा पॉइंट होगा, रेड कॉमा एस। अब हम समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। पता है कुछ और कुछ अलग नहीं है। आपके पास टू नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स है आपके पास, जिनका मैं नाम दे रहा हूं ए एंड बी। ठीक है, आपने ए और बी के मिला के जितने भी आपने ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स बनाए, द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, अगर मैं उसको एक सेट के अंदर डाल दूं, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, अगर इसको मैं एक ए एंड बी, अगर इसको मैं एक सेट के अंदर अरेंज कर दूं, तो ये हो जाता है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए इंटू बी, ए क्रॉस बी, ऐसे लिखते हैं ए इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट वाला साइन लगाते हैं ए और बी के बीच में। यहां पे आपने जब आप पेयर बना रहे थे, आप ऑर्डर्ड पेयर बना रहे थे, तो आपने ए के एलिमेंट्स को पहले लिखा, फिर आपने बाद में बी के एलिमेंट्स को लिखा, इसलिए मैं यहां पे ए को पहले लिखूंगा और फिर बाद में बी को लिखूंगा। लेकिन अगर आपने ए इंटू बी इक्वल टू, अगर आपने मान लिया कि ये b इंटू ए है, तो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि b इंटू ए का मतलब पता क्या होता है,
बी इंटू ए का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ए। बी एंड ए होता है बी इंटू ए या बी क्रॉस ए या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट बी एंड ए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है 1, 2 और मान लो मेरे पास बी एक और नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है 3, 4। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे ए इंटू बी बताओ क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए इंटू बी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी का मतलब ये होता है कि वो सारे ऑर्डर्ड एलिमेंट्स जो मैं ए और बी के एलिमेंट्स से बनाता हूं उसके सेट को ही मैं क्या बोलता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलता हूं। तो यहां पे आप बोलोगे सर सेट का तो पहले मैंने करली ब्रेसेस बना दिए यहां पे, इसके बाद कौन से एलिमेंट्स आएंगे, आपने बोला सर यहां पे आपने ए और बी बोला है, पहले ए है तो यहां पे ए के एलिमेंट्स को पहले लिखा फिर बी, फिर ए के एलिमेंट को दोबारा पहले फिर बी, अब खत्म। अब ए का सेकेंड एलिमेंट पहले आएगा और फिर बी का एलिमेंट आएगा, ऐसे यहां पे 2, 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं बी इंटू ए, इसका मतलब क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द सेट बी एंड ए का मतलब ये होता है द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स बी एंड ए। मतलब आपने इसमें क्या करा, इसमें आपने सारा उलट दिया, आपने पहले बी के एलिमेंट को लिखा, आपने पहले बी के एलिमेंट को लिखा, फिर आपने ए के एलिमेंट को लिखा, आपने पहले बी के एलिमेंट को लिखा, फिर आपने ए के एलिमेंट को लिखा। ये हो गया मेरा ए इंटू बी और ये हो गया मेरा बी इंटू ए। अब ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि अगर मैं 1, 3 लूंगा, 1, 3 लूंगा और 3, 1 लूंगा तो जो मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस था ना उसमें 1, 3 यहां पे आएगा, अगर ये 1 है, ये 1, 2 और ये 3, तो 1, 3 यहां पे आएगा और 3, 1 जो है, 3, 1 जो है वो यहां पे कहीं आएगा। तो दोनों ही पॉइंट्स मेरे अलग है, दोनों ही लोकेशंस मेरे अलग है, तो मैं इसको बराबर नहीं बोल सकता हूं। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 को ना करने के लिए हमें कुछ रूल्स को समझना पड़ेगा। इन रूल्स को अगर आप समझ गए तो एक्सरसाइज 2.1 कुछ भी नहीं है, बस 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट में पूरा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगा आपका। यहां पे रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, वो तब ही संभव है अगर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 2 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। यहां पे मैंने बोला एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी और मैंने यहां पे बोला एक ऑर्डर्ड पेयर है सी कॉमा डी, मैंने बोला ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर है। ये तब ही संभव है अगर इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो, और ऐसे ही इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट भी बराबर हो। तब ही अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तब जाके मैं ये कह सकता हूं कि जो यहां पे मेरा जो 2 ऑर्डर्ड पेयर है वो बराबर है। पहला रूल ये बहुत आसान है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे आप देखना। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर मेरा एक सेट है ए, मान लो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स, कैसे लिखते हैं, n ऑफ a इज इक्वल टू 3। अगर मेरे एक सेट ए जो कि नॉन एम्प्टी सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स है और मेरे पास एक सेट है बी जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, मान लो 4, 5 2 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है सेट के अंदर, 2 एलिमेंट्स है। तो आप बोलोगे सर मेरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट या ए इंटू बी जो मैं बोलता हूं, ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होगा। आप बोलोगे सर ये हो जाता है मेरा n ऑफ a इंटू n ऑफ b के बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a एंड इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, जो किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 इंटू 2 6 के बराबर हो जाएगा। ये भी आसान है, ये भी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस आएंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को। अब देखो यहां पे अभी तक हम पढ़ रहे थे दो चीजों का, पेयर का पढ़ रहे थे हम, ऑर्डर पेयर पढ़ रहे थे। यहां पे आपको ऑर्डर ट्रिपलेट भी आएगा, क्या आएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट। जब 3 चीजें आ जाती है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलूंगा। यहां पे ए आपके पास है a इंटू ए इंटू ए, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट a कॉमा b कॉमा c इन ऑर्डर ट्रिपलेट सच दैट a b c बिलोंग्स टू a, हियर a b c इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट। यहां पे जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे ना a b c, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। इस वाले रूल को ना आज हम एक क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये ऑर्डर ट्रिपलेट एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये तीनों रूल अच्छे से समझ आ गए होंगे। 2 रूल्स और बचे हैं। अब वो जो 2 और रूल बचे वो क्या है, अगर मैं आपसे बोलता हूं थर्ड रूल, अगर मैं आपसे बोलता हूं ए मेरे पे एक सेट है जो कि एक एम्प्टी सेट है, कैसे सेट है, एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स है ही नहीं,
और बी मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, मान लो 1,2। तो यहां पे a इंटू बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड बी क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर ये भी एक नल सेट बनेगा। क्या बनेगा? नल सेट बनेगा। आप इसे कैसे ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो? जब आपको पता है कि एक वॉइड सेट है, नल सेट है और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, आप एक बात बताओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि इसके अंदर है क्या, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो आप ऑब्जेक्ट्स को लोकेट नहीं कर सकते। तो यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नल सेट आएगा। और मैं बात करता हूं फोर्थ रूल की। अब मैं बात करता हूं जो मेरा ए है ना, वो कैसे सेट है? वो एक इनफाइनाइट सेट है। कैसे सेट है? वो एक इनफाइनाइट सेट है। मान लो वो लिखा हुआ है 1 2 3 द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। और बी मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है 2,3। अब मैंने आपसे बोला कि यहां पे ए इंटू बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा? तो आप बोलोगे सर अगर मैं इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाने जाऊं ना, इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर बनाने लगूं, तो ऑर्डर्ड पेयर तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बना पाऊं? कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। नंबर्स देखो यहां पे जाते जा रहे हैं की तरफ, इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पे ऑर्डर्ड पेयर्स तो भी इंफिनिटी की तरफ जाएंगे। और जब ऑर्डर्ड पेयर्स भी मेरे पास इनफाइनाइट आ जाएंगे तो इसका मतलब मेरा जो यहाँ पे सेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो क्या बन जाएगा? वो भी मेरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा मेरा। बात आई समझ की नहीं है? बात समझ, बहुत आसान चीज है ये। चलो अभी जो हमने रूल्स पढ़ा ना, इसी को अभी हम क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है? तो समझते हैं अपने एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 1 को। यहां पे बोला गया इफ, यहां पे एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है और इक्वल टू के बाद एक और ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है और बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आप देखो यहां पे अगर मेरे को बोला है कि इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू अनदर ऑर्डर्ड पेयर, मैंने यहां पे इक्वल टू का साइन दिया है, इसका मतलब वो इक्वल है। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं? रूल नंबर 1 मैंने क्या सिखाया था? दो ऑर्डर्ड पेयर तब इक्वल होते हैं जब इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर होगा दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के, और इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट बराबर होगा दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के। तो यहां से आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 3 - 1, जो किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। और आप बोलोगे सर यहां पे y मेरा आ जाएगा 1 + 2, जो किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। तो यहां पे मैंने क्या निकाल दिया? x और y की वैल्यू मैंने यहां पे निकाल दी। x इज इक्वल टू 2 आया मेरा और y इज इक्वल टू 3 आया मेरा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब चलते हैं और समझते हैं अपने एग्जांपल नंबर 2 को। इफ P एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं a, b, c एंड Q इज इक्वल टू सेट, इसके अंदर एक एलिमेंट है R, जिसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलते हैं। जिस भी सेट के अंदर जब एक एलिमेंट होते हैं उसे क्या कहते थे? सिंगलटन सेट कहते थे। फॉर्म द सेट्स P इंटू क्यू एंड Q इंटू P। तो इन्होंने बोला है कि हमारे पास दो सेट है, P और एक Q। आपको क्या करना है? P इंटू क्यू भी फॉर्म करना है और Q इंटू P भी फॉर्म करना है। तो इसे कैसे करेंगे? आपने बोला सर P इंटू क्यू का मतलब होता है हम ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर को एक सेट के अंदर लिखते हैं। सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को एक सेट के अंदर लिखते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे स्टार्ट होने चाहिए? P इंटू क्यू है तो मतलब P के एलिमेंट्स पहले आएंगे, Q के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। तो P का एलिमेंट पहले आएगा। चलो A से स्टार्ट करते हैं, A को पहले खत्म करते हैं। A, R हो गया। अब क्या आएगा? सेकंड एलिमेंट B, R आएगा। और थर्ड एलिमेंट क्या आएगा? आप बोलोगे सर इस सेट का, इस प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q का थर्ड एलिमेंट होगा C इंटू CR। क्या हो जाएगा? CR हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आ गए मेरे इस प्रोडक्ट के अंदर के एलिमेंट्स, इस सेट के एलिमेंट्स आ गए। अब इन्होंने बोला Q इंटू P भी निकालो, तो Q इंटू P क्या होगा? तो आप बोलोगे सर Q इंटू P हो जाएगा हमारा। तो मुझे यहां पे निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू P। तो वो ऐसा सेट होगा जहां पे आप ऑर्डर्ड पेयर्स लिखोगे Q इंटू P की फॉर्म में, जहां पे Q और P के एलिमेंट्स होंगे। Q के एलिमेंट्स पहले आएंगे, बाद में P के एलिमेंट्स आएंगे। तो R, A ये पहला एलिमेंट हो गया, पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया इस सेट का। दूसरा R, B और तीसरा R, C। अब पूछा है क्या ये दोनों सेट जो है, आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल? क्या जो दोनों प्रोडक्ट मिले हैं P इंटू Q और Q इंटू P, क्या ये दोनों बराबर है? Q इंटू P, क्या ये दोनों बराबर है? तो आप एक बात बताओ, मैंने अभी आपको रूल नंबर 1 सिखाया था, दो ऑर्डर्ड पेयर्स को हम कब बराबर बोलते हैं? AR और RA, यहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर है, क्या मैं इसे इक्वल बोल सकता हूं? क्या A, R बराबर होगा R, A के? तो आप एक बात बताओ मेरे को कि यहां पे इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या सेम आ रहा है?
तो आप बोलोगे सर सेम नहीं आ रहा तो ये इक्वल भी नहीं होगा। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं होगा तो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल होगा। क्या होगा? नॉट इक्वल होगा। जब मेरे ऑर्डर्ड पेयर ही बराबर नहीं है तो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बराबर हो जाएगा? तो यहां पे P इंटू क्यू इज नॉट इक्वल टू Q इंटू P बिकॉज द ऑर्डर्ड पेयर्स आर नॉट इक्वल। द ऑर्डर्ड पेयर्स आर नॉट इक्वल। आगे बात समझ? तो बच्चों अब हम चलते हैं और समझते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 को। यहां पे जो एग्जाम्पल है ना, ये तभी हो पाएगा जब आपको यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इसके बारे में अच्छा आइडिया होगा। तो मैंने आपको बोला है कि जो लिंक है सेट्स चैप्टर का वो पूरा का पूरा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आराम से जाके देखना उसको, एंजॉय करना है वीडियोस को, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को लगाना है तो आसानी से ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया कि हमारे पास 3 सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है तीनों के तीनों। ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है, बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है और सी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है। क्वेश्चन बोला है फाइंड। क्या फाइंड करना है? पहले पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। क्या बोला है? ए इंटू, फर्स्ट क्वेश्चन, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां पे ये एक ऐसा सेट बनेगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बनेगा, मतलब कि बी सेट और सी सेट के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स है मेरे को उसको निकाल के एक अलग सेट बनाना होगा, वही होगा मेरा बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी आप बोलोगे सर ये हो जाता है मेरा, अच्छा बी और सी के अंदर क्या कॉमन एलिमेंट है? तो आप बोलोगे सर बी और सी में सिर्फ 4 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी में 4 आ गया। अब आपसे बोला ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी करना है आपको, तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा आपको ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, यहां पे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, उसको सेट बनाना है आपको ऑर्डर्ड पेयर का, जहां पे आपका ए के एलिमेंट्स पहले आ रहे हो और फिर बाद में बी इंटरसेक्शन सी के आ रहे हो। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1,4, ठीक है, ए का एलिमेंट पहले रख देते हैं, 2,4 2,4 और यहाँ पे 3,4 हो गया, खत्म, छुट्टी। ये हो गया हमारा ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इंटरसेक्शन सी एंड द सेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? यहां पे बोला ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। अब एक प्रोडक्ट बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए इंटू बी या फिर हमें ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, इसका मतलब ये होता है हमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने पड़ेंगे जहां पे आपके ए के एलिमेंट्स पहले आ रहे हो और बी के एलिमेंट्स बाद में आ रहे हो। तो आप बोलोगे सर 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा 1,3 और 1,4, ठीक है जी। और क्या आएगा? और आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा 2,3 2,4, 2,3 और 2,4, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाएगा 3,3 और 3,4, 3,3 और 3,4। ये क्या आ गया मेरा? ये मेरे ऑर्डर्ड एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आ गए ए और बी के। अब बात हो रही है ए और सी की, ए इंटू सी क्या होगा? तो आपने बोला सर ए और सी एक ऐसा सेट बनेगा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जहां पे आपके ए के एलिमेंट्स पहले आ रहे हो और सी के एलिमेंट्स बाद में आ रहे हो। तो आप बोलेंगे सर 1,4 1,5 1,6, क्या आएगा? 1,4 1,4 1,5 और 1,6 तो आएगा। 1 खत्म, अब 2 2,4 2,5 2,6, क्या क्या आ जाएगा? 2,4 2,5 और 2,6, ये तीनों आ जाएंगे। अब क्या बचा? आप बोलोगे सर अब बचा हमारे पास 3,4 3,5 3,6, तो आप बोलोगे सर ये तीनों एलिमेंट्स भी आएंगे, 3,4 3,5 और 3,6, ये सारे एलिमेंट्स भी हमारे आएंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन आ रहे हैं? सर ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना था। इंटरसेक्शन का मतलब ही ये होता है कि ऐसे एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब ही ये होता है कि ऐसे एलिमेंट जो इन दोनों सेट के अंदर कॉमन हो। कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे? आपने बोला सर 1,4 यहां भी है, 1,4 यहां भी है, तो एक काम करो यहाँ पे 1,4 लिख दो, बहुत बढ़िया। और क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे 2,3 आ रहा है, यहाँ पे 2,3 यहाँ पे नहीं आ रहा, 2,4 आ रहा है, 2,4 आ रहा है, तो 2,4 भी एक एलिमेंट हो जाएगा जो कि कॉमन है दोनों सेट्स के अंदर। अब 3,3 है, यहाँ पे 3,4 है, देखो 3,4 भी कॉमन है इसमें, तो 3,4 भी एक ऐसा एलिमेंट हो जाएगा जो कि दोनों सेट के अंदर कॉमन है। तो मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ये, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को ये मिल गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ बी यूनियन सी के साथ। अगर दो सेट है यहाँ पे, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी यूनियन सी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बी यूनियन सी का पता लगाना पड़ेगा।
बी यूनियन सी होता क्या है? बी यूनियन सी एक ऐसा सेट होता है जहां पे बी सेट के सारे एलिमेंट्स और सी सेट के सारे एलिमेंट्स आ रहे हो और कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। तो आपने बोला सर यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट्स चाहिए हमें 3,4 और यहां पे हमें सी के भी सारे एलिमेंट्स चाहिए 4,5,6। अब क्योंकि मैं 4 को एक बार लिख चुका हूं तो मैं दोबारा 4 को रिपीट नहीं करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 5,6। तो ये आ गया हमारे पास बी यूनियन सी का सेट। अब हमसे पूछा गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड द सेट ऑफ बी यूनियन सी। तो यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, इस सेट के अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जहां पे आपका ए सेट के एलिमेंट्स को पहले लिखा जाएगा और बी यूनियन सी के सेट के एलिमेंट्स को बाद में लिखा जाएगा। तो यहां पे ए क्या हो जाएगा? 1,3, ये हो जाएगा 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। ये हो गया 1 से। अब 2 से, ये स्टार्ट होगा 2 के साथ, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। और यही आपको 3 से करना है, 3,4, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो आप खुद चेक कर सकते हो कि यहां पे इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3 एलिमेंट है। और इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। तो जब मेरे इस सेट के इस ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी यूनियन सी कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 4 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन सी कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। क्या 12 के बराबर है? तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि 1, 2, 3, 4 और 3 ऐसे हमारे पास क्या दे रखा है? रो दे रखा है। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। तो हमारे पास 12 एलिमेंट्स यहाँ पे है, तो हमने करेक्ट करा एकदम। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमें पता लगाना है कि ए इंटू बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, इंटू का मतलब और कुछ नहीं होता, बस सेट होता है। उस ऐसा एक स्पेशल सेट होता है जिसके अंदर आपके ऑर्डर्ड एलिमेंट्स बैठे होते हैं। तो यहाँ पे ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूनियन निकालना है हमें, किसके साथ? ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ए इंटू बी और ए इंटू सी तो निकाल रखा है। तो मैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करूंगा। तो आप देखोगे हमें क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। किसका निकालना है? ए इंटू बी यूनियन करना है हमें ए इंटू सी के साथ। तो आप बोलोगे सर ऑलरेडी हमारे पास ये वाला सेट भी है और ऑलरेडी हमारे पास ये वाला सेट भी है, बस यूनियन करा दो। इसका मतलब है कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स और इस सेट के सारे एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार। आपको पता भी है कॉमन एलिमेंट क्या है, जिसपे मैंने लाइन लगा रखा है वो सारे कॉमन एलिमेंट्स है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4 और क्या आएगा? 1,4 में लिख चुका हूं, लाइन बना रखा है मतलब लिख चुका हूं मैं यहां पे। 1,5, 1,6, 2,4 लिख चुका हूं, 2,5, 2,6, 2,5, 2,6 और क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 3,4 हम ऑलरेडी लिख चुके तो नहीं लिखेंगे दोबारा। 3,5 और 3,6, 3,5 और 3,6। तो ये मेरे पास कैसा सेट आया? ये मेरे पास एक ऐसा सेट आया जहां पे मैंने ए इंटू बी और ए इंटू सी का यूनियन कराया है। ठीक है बच्चों, तो ये चारों क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। तो मैं आशा करता हूं आपको ये चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों आप तीन क्वेश्चंस को समझते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस जो मैंने आज जो भी पढ़ाया आपको, जो भी थियरी समझाई आपको, उन्हीं पे बेस्ड है। तो ये आज 3 क्वेश्चंस करके इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो यहां पे एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है? हमारे पास क्या है? पी एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 1,2। बोला गया है कि एक सेट को फॉर्म करो जिसके अंदर कैसा सेट होना चाहिए? एक्चुअली सिंपल सेट नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट है। P इंटू पी इंटू पी। अच्छा कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर P इंटू पी का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें P के अंदर कितने एलिमेंट्स है? तो आप बोलोगे सर P के अंदर 1,2 है। दोबारा P बोला इन्होंने, मल्टीप्लाई करो P के साथ, तो वो भी 1,2 है। और तीसरी बार भी इन्होंने बोला कि P क्या है? 1,2 है। तो 3 बार है यहाँ पे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं P इंटू पी क्या होगा? तो एक्चुअली में ये एक सेट होगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स का एक सेट होगा। कैसे बनेगा वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट? तो आप देखो यहां पे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना वरना अटकोगे। कैसे? यहां पे आप क्या करो, पहला जो पी है इसका 1 लो, इसका 1 लो और इसका 1 लो। ठीक है, 1,1,1 ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर? अब ये 1 लो, ये 1 लो और ये 2 लो, तो 1,1,2 भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब कुछ कर सकते हैं इसका 1 1 और आपने फिर क्या लिया था? 1 1 और ये फिर 1 2 लिया था आपने, 1 1 2 हो गया। अब क्या करना है आपको? आपको ये 1 ले रहे हैं, 1 2 1 करना है। क्या करना है? 1 2 1 क्या करना है? 1 2 1 करना है। 1
2 1, फिर 1 2 2, क्या हो जाएगा 1 2 2 हो जाएगा। फिर क्या करोगे आप आओगे, फिर आपका 1 वाला पूरा कंप्लीट हो गया, अब आप आओगे 2 पे, आपने 2 से स्टार्ट किया तो 2 1 1, क्या हो जाएगा 2 1 1, ठीक है 2 1 2, फिर क्या हो जाएगा 2 1 2, क्या हो जाएगा 2 1 2, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया, 2 1 1 भी हो गया और 2 1 2 भी हो गया। अब क्या करो 2 2 1 पे जाओ, किस पे जाओ 2 2 1 पे, 2 2 1, और क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर और हमारे पास 2 2 1 हो गया, 2 2 1, और हमारे पास बचेगा 2 2 और 2, तीन बार 2 2 2 2, ये तीनों। तो हमारे पास एक्चुअल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है। यहां पे कितने एलिमेंट्स थे पी के अंदर, तो आप बोलोगे सर एन ऑफ पी का मतलब क्या है, यहां पे एन ऑफ पी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी इज इक्वल टू 2। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट p इंटू पी निकालना है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, और वो की जो कि 8 के बराबर होते हैं, और आपको यहाँ पे 8 एलिमेंट्स मिल भी रहे हैं, तो उसका मतलब हमने सही निकाला, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स हमने निकाल दिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। इफ r इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स r इंटू r एंड r इंटू r इंटू r रिप्रेजेंट। तो चलो पहले बात करते हैं कि r क्या है। r उन्होंने बोला है r एक ऐसा सेट है जिसके अंदर रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो r इंटू आर क्या होगा, r इंटू आर एक ऐसा सेट होगा, एक ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, एक ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा जहां पे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे x, y, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे x, y, सच दैट x और y दोनों ही आर सेट के एलिमेंट्स हो, यानी कि ये दोनों ही रियल नंबर्स हो। तो जब ऐसे आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर x, y लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपको मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, रियल नंबर्स, जो भी रियल नंबर्स अगर आप x, y के फॉर्मेट में लिख रहे हो, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में लिख रहे हो, तो इसका मतलब है वो 2 डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और यहां पे इन्होंने बोला r इंटू आर इंटू आर, r इंटू आर इंटू आर एक ऐसा सेट है या एक ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जहां पे x, y, z ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखा होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखा होगा, जहां पे आपका x, y और z सबके सब रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हो 3 डायमेंशन होंगे, क्यों, आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, 3 डायमेंशन बोलते हैं ना, यहां पे ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, 3 एक्सिस वाला। ये कौन सा, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसको क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल प्लेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम 3 डायमेंशनल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल प्लेन बोलेंगे। तो यहां पे ये 3 डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहां पे इसका x भी होगा, y भी होगा और ये z भी होगा, लेकिन 2 डायमेंशनल प्लेन में सिर्फ x और y ही होता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जहां पे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है ए और बी का, और बोला गया है कि यहां पे हमें पता लगाना है ए और बी है क्या। तो यहां पे आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया होगा, वो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को मिला के बनाया, उनका ऑर्डर पेयर बनाया आपने। तो यहां पे ए के एलिमेंट्स को भी लिया होगा और बी के एलिमेंट्स को भी लिया होगा। तो यहां पे आपने क्योंकि ए को पहले लिखा है, तो उसका मतलब जो ए के एलिमेंट्स होंगे, ए सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, वो बिल्कुल यहाँ पे जो पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखे हो वो सारे के सारे वही होंगे। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर पी होगा और क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल लेटर एम होगा। ये दोनों जो लेटर्स होंगे, ये दोनों जो एलिमेंट्स होंगे, वो ए को बिलोंग करेंगे। और जो सेकंड एलिमेंट है क्यू कॉमा आर, वो किसको बिलोंग करेंगे, तो आप बोलोगे सर वो बी को बिलोंग करेंगे। सेकंड किसको बिलोंग करेंगे, बी को बिलोंग करेंगे। तो तभी तो मैं यहाँ पे इन दोनों को अगर मिला के कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना चाहूंगा, एक सेट बनाना चाहूंगा, तो कैसे बनाऊंगा, तो आप बोलोगे सर पी कॉमा क्यू बन जाएगा, पी कॉमा आर बन जाएगा, एम कॉमा क्यू बन जाएगा और एम कॉमा आर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे ए भी निकाल दिया है और हमने यहाँ पे बी भी निकाल दिया। क्या निकाल दिया है, बी भी निकाल दिया है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको हर एक चीज समझ आया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी और समझ आया, तो मैं गारंटी दे रहा हूं जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के हर एक क्वेश्चन को फोड़ेंगे, तोड़ेंगे, उसे करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसपे बिल्कुल भी आपको टफनेस लगेगी नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम होगा पहले से ही। तो अगर आपको आज क्लास अच्छी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो बच्चों प्लीज
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।